इंतखाबी शेड्यूल के साथ सियासी गहमा गहमी में इजाफा, कागजात नामजदगी जमा कराने का मरहला जारी। ये अमल कल तक जारी रहेगा। 24 दिसंबर से जांच पड़ताल होगी। कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें 10 जनवरी तक सुनी जाएंगी। 13 जनवरी को इंतखाबी निशान अलॉट किए जाएंगे। उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्तें 23 दिसंबर को जारी होंगी। इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों और उम्मीदवारों के लिए ज़ाब्ता अखलाक जारी कर दिया। तरक्याती स्कीमों पर पाबंदी आयद, मुल्क की सलामती और खुद मुख्तारी के खिलाफ कोई बात नहीं की जाएगी। अदलिया की आज़ादी और खुद मुख्तारी का एहतराम किया जाएगा। सियासी जमातें जनरल नशिस्तों पर 5% टिकट खवातीन को देने की पाबंद। कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ मुकम्मल ताउन किया जाएगा। असलहे की नुमाइश पर मुकम्मल पाबंदी होगी। मुस्लिम लीग नून के 15वें पार्लिमानी बोर्ड का इजलास मॉडल टाउन मरकजी सेक्रेटेरिएट में जारी। इजलास की सदारत नवाज शरीफ आज शहबाज शरीफ कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड के इजलास में कौमी असम्बली की अक़लियती बरादरी की मखसूस नशिस्तों के लिए उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ किए जा रहे हैं। मजमूई तौर पर चारों सूबों में अक़लियती बरादरी के लिए 24 मखसूस नशिस्तें हैं। पाकिस्तान को कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान और उससे जुड़ी तंजीमों से संगीन नौयत के खतरात दरपेश हैं। ये तंजीमें पाकिस्तान में मुनज़्ज़म दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं। अफगानिस्तान में कई दहशतगर्द गिरोह मौजूद हैं जिनको अफगान उबूरी हुकूमत की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। अक़वाम मुत्तहिदा इस बात की तहक़ीक़ात करे कि इंतहाई जदीद फ़ौजी असलहा इन दहशतगर्दों के हाथ कैसे लगा जो गैर मुल्की अफ़वाज के इनख़ला के बाद अफ़गानिस्तान में रह गया था। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का सलामती काउंसिल से खिताब। अमेरिका में सिख रहनुमा के कत्ल की साजिश, मोदी सरकार ने घुटने टेक दिए। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का एतराफ़ी बयान सामने आ गया। हम इस मामले का जायजा लेने के लिए तैयार हैं। मोदी का फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू। भारत और अमेरिका के दरमियान तनाव की वजह से अमेरिकी सदर जो बाइडेन भारत का दौरा भी मंसूख कर चुके हैं। वज़ीर ख़ारजा ने आलमी तंजीमों के सरबराहान को मकबूजा जम्मू कश्मीर की सूरत हाल पर खतूत लिखे। उन्हें मकबूजा कश्मीर में जारी भारतीय गैर कानूनी और एक तरफा इक़दाम से आगाह किया गया। पाकिस्तान हक़ खुद इरादियत के हुसूल तक कश्मीरियों की सिफारती, सियासी और अखलाकी हिमायत जारी रखेगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच की न्यूज़ ब्रीफिंग। गज़ा में जारी इसराइली जारहियत की भी मज़म्मत। गजा में इसराइली बर्बरियत का सिलसिला जारी। शिमाली वस्ती और जनूबी गजा में रिहायशी इमारतों, पनाह गुज़ीन कैंपों और हस्पतालों पर मुसलसल हमले। बेगुनाह फ़लस्तीनियों की शहादतों में इजाफा। शुहदा की मजमूई तादाद 20,000 से तजावुज़ कर गई। 8,000 बच्चे और 6,200 ख़वातीन शामिल। गजा में लोग मायूस और खौफज़दा हैं। पानी की शदीद किल्लत के बायस बीमारियाँ फैलने से बड़ी तादाद में बच्चों की अमवात का खदशा है। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल में गजा में जंगबंदी से मुतालिक करारदाद पर वोटिंग आज होगी। गजा में जंगबंदी के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात की करारदाद पर सलामती काउंसिल में बहस आज भी जारी रहेगी। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में गजा में जंगबंदी से मुतालिक करारदाद पर रायशुमारी बुध को तीसरी मरतबा मुअख्खर हो गई थी। पाकिस्तान से गैर कानूनी गैर मुल्कियों का इनखला। गुज़िश्ता रोज़ 1769 अफ़गान पनाह गुज़ीनों पर मुश्तमिल मजीद 82 ख़ानदान अपने मुल्क लौट गए। पाकिस्तान छोड़कर जाने वाले गैर कानूनी अफ़गान बाशिंदों की कुल तादाद 4,41,000 से ज़ायद हो गई। हुकूमत पंजाब का तजावुज़ात माफिया के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी। बड़ी तादाद में गिरफ्तारियां और जुर्माने। ज़िले इंतज़ामिया, बल्दिया उस्मा पुलिस, LDA और दीगर इदारों की टीमें ऑपरेशन में हिस्सा ले रही हैं। अस खुद तजावुज़ात का खात्मा करें और अपने कीमती सामान को नुकसान से बचाएं। किसी भी मज़ाहमत की सूरत में सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। DC लाहौर।
شہدائے پاکستان کو سلام۔ وطن پر جان قربان کرنے والے بہادر جوانوں میں ضلع چارسدہ کے لانس نائک رفیق خان بھی شامل۔ رفیق خان 6 نومبر کو ضلع خیبر کے علاقے تیرا میں دہشت گردوں کے خلاف جواں مردی سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ اللہ میرے بیٹے کی شہادت کو قبول فرمائے۔ میرے 2 اور بیٹے بھی پاک فوج کا حصہ ہیں جو ملکی دفاع کے لیے شہید ہونے کو تیار ہیں۔ والد لانس نائک رفیق خان شہید۔ ابو الاسر حفیظ جالندری کی آج 41ویں برسی ہے۔ قومی ترانے کے خالق کی حیثیت سے حفیظ جالندری نے شہرت دوام پائی۔ ان کا سب سے بڑا کارنامہ شاہنامہ اسلام ہے جو 4 جلدوں میں شائع ہوا۔ حفیظ جالندری گیت کے ساتھ نظم اور غزل دونوں کے قادر الکلام شاعر تھے۔ انہیں ادبی خدمات پر پرائڈ آف پرفارمنس اور ہلال امتیاز ایوارڈ سے نوازا گیا۔ کئی دہائیوں سے کلاسیکل موسیقی کے افق پر راج کرنے والی بلقیس خانم کی آج پہلی برسی۔ انہوں نے اردو اور پنجابی کے ساتھ ساتھ سندھی زبان میں بھی بہت سے گیت گائے۔ ان کے گائے ہوئے گیت بہت سے فلموں کی زینت بنے۔ بلقیس خانم آج بھی اپنے مداحوں کے دلوں میں زندہ ہیں۔ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان 3 ٹیسٹ میچز کی سیریز۔ دوسرے میچ کے لیے قومی ٹیم کا میلبرن میں پریکٹس سیشن۔ میلبرن ٹیسٹ 26 دسمبر سے شروع ہوگا۔ سیریز میں آسٹریلیا کو 1-0 کی برتری حاصل۔ میچز PTV سپورٹس پر براہ راست۔ سعودی عرب میں کلب ورلڈ کپ 2023 فائنل چیمپئنز لیگ فاتح مانچسٹر سٹی اور کوپائلا برٹیڈو چیمپئن فلومینس کے درمیان کل کھیلا جائے گا۔ فٹ بال کی عالمی تنظیم فیفا کے صدر گیانی انفینٹینو اور فٹ بال دنیا کے لیجنڈز کا سعودی عربیہ فٹ بال فیڈریشن ہیڈ کوارٹر کا دورہ۔ نوجوان کھلاڑیوں کے ساتھ فٹ بال کھیلی، کھیل میں ان کی مہارت دیکھی اور ان کی حوصلہ افزائی کی۔ اور سعودی دارالحکومت ریاض میں باکسنگ ڈے آف ریکننگ۔ امریکی باکسر ڈیونٹے وائلڈر اور برطانیہ کے اینتھنی ڈشوا نے اپنی باؤٹس کے لیے تیاریاں شروع کر دیں۔ سابق WBC ہیوی ویٹ چیمپئن وائلڈر کا مقابلہ نیوزی لینڈ کے جوزف پارکر سے ہوگا۔ برطانیہ کے 2 مرتبہ کے سابق یونیفائیڈ ورلڈ ہیوی ویٹ چیمپئن ڈشوا سویڈن کے اوٹو ویلن کے خلاف رنگ میں اتریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز بلٹن میں۔ آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ میں ہوں ایاز اسلم اور میں ہوں حمیرہ رانا۔ ہیڈ لائنز آپ نے سنی، خبروں کی تفصیل کے لیے ملتے ہیں آپ سے اس بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ کلک 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 ٹیپ ٹیپ ہو گیا سب لائیو all in one app. It's banking at your fingertips. Bills pay home in just few clicks. Sab ho jaye, fatapat, sab ho jaye, fatapat. MCB Live پہ نو جھنجھٹ، یہاں ہو سب سیکیورلی، کیونکہ یہ ہے the best of digital banking surely. تو ڈاؤن لوڈ کرو MCB Live. Fast, futuristic, فٹافٹ بینکنگ۔ لاہور انٹرٹینمنٹ سٹی، اور وہ بھی گھوم گھما کر نہیں، مین GT روڈ پر بس 3, 5, 10 مرلہ اور 1 کنال کا پلاٹ لیا اور ہو گئی انٹرٹینمنٹ شروع۔ تو اپنا فون نکالیں اور ڈائل کریں 1113333987۔ لاہور انٹرٹینمنٹ سٹی، ہیپینس لیوز ہیئر۔ ملک بھر میں عام انتخابات کی تیاریاں، سیاسی گہما گہمی عروج پر کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا مرحلہ جاری ہے اور یہ عمل کل تک جاری رہے گا۔ اسلام آباد میں قومی اسمبلی کی 3 نشستوں کے لیے نامزدگی فارم حاصل کیے جا رہے ہیں۔
दफ्तर डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर के मुताबिक कौमी असम्बली के हल्का NH 46, 47 और 48 के लिए उम्मीदवारों के नामजदगी फॉर्म जारी किए। रिटर्निंग ऑफिसर के दफातर के बाहर पब्लिक नोटिस भी आवेजा किए गए। 23 दिसंबर को उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त जारी होगी, जिसके बाद 24 दिसंबर से जांच पड़ताल शुरू होगी। कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें 10 जनवरी को सुनी जाएंगी, जबकि 13 जनवरी को इंतखाबी निशाना लॉट किए जाएंगे और उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्तें 23 दिसंबर को जारी हो जाएंगी। आम इंतखाबात के लिए लाहौर में भी उम्मीदवारों के लिए कागजात नामजदगी हासिल और जमा करवाने का सिलसिला जारी है और मखसूस नशिस्तों पर कागजात सूबाई इलेक्शन कमीशन पंजाब ऑफिस में जमा करवाए जा रहे हैं। मज़ीद बात करते हैं लाहौर में मौजूद हमारे नुमाइंदे नवीद हयात से। जी नवीद, बताइएगा कि कागजात नामजदगी हासिल करने और जमा करने का सिलसिला इस वक्त जारी है, क्या गहमा गहमी है? इंतखाबात जो आम इंतखाबात 2024 हैं, इस हवाले से जो गहमा गहमी है वो अरूज पर पहुंच चुकी है। इस हवाले से आज दूसरा रोज़ है कागजात नामजदगी जमा करवाने का, क्योंकि गुज़श्ता रोज़ जो है 200 से ज़ायद जो हैं उम्मीदवारों ने अपने कागजात नामजदगी जो हैं वो हासिल किए थे, जो उनमें से 7 उम्मीदवार ऐसे हैं जिन्होंने अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए थे। मैं इस वक्त जो है वो इलेक्शन कमीशन पंजाब के ऑफिस में मौजूद हूँ, जहाँ पर सिर्फ महसूस नशिस्तें और अक़लियत की जो नशिस्तें हैं उनके कागजात नामजदगी जमा हो रहे हैं। लाहौर में जो है NA की 14 नशिस्तें हैं टोटल, जबकि सूबाई असम्बली की जो हैं वो 30 नशिस्तें हैं। इसके अलावा जो महसूस नशिस्तें हैं वो 32 ऐसी नशिस्तें हैं जो लाहौर की हैं, जिन पर कागजात नामजदगी जो है जमा करवाए जाएंगे। कल का दिन जो है वो आखिरी रोज़ होगा कागजात नामजदगी जमा करवाने का, जिसके बाद 23 जो दिसंबर है उस पर उम्मीदवारों की जो है इब्तदाई फहरिस्त जारी की जाएगी, जिसके बाद 24 दिसंबर से 30 दिसंबर तक जो है जो वो उन लोगों की जो जांच पड़ताल का अमल जारी होगा, जिसके बाद से 13 जनवरी को जो है उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान जो है अलॉट किए जाएंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया नवीद हमें अपडेट करने के लिए। इसी तरह आम इंतखाबात 2024 के लिए इस्लामाबाद और रावलपिंडी में उम्मीदवार कागजात नामजदगी दूसरे रोज़ भी जमा करवा रहे हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे फ़हद जावेद से। जी फ़हद, अपडेट कीजिएगा, इस्लामाबाद में क्या गहमा गहमी है? आम इंतखाबात 2024 के लिए कागजात नामजदगी इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी उम्मीदवार जमा करा रहे हैं। आज कागजात नामजदगी जमा कराने का दूसरा दिन है, कल कागजात नामजदगी जमा कराने का आखिरी दिन होगा। इलेक्शन कमीशन की तरफ से कागजात नामजदगी जमा कराने एक ही फॉर्म जारी किया गया है, जिसकी कीमत 100 रुपये है, जिसमें उम्मीदवार कौमी असम्बली के लिए और सूबाई असम्बली के लिए अपने अपने नॉमिनेशन पेपर्स जमा कराएंगे। सूबाई असम्बली के लिए जो ज़र ज़मानत रखी गई है वो 20,000 रुपये रखी गई है, जबकि कौमी असम्बली के लिए जो ज़र ज़मानत है वो 30,000 रुपये रखी गई है। इसके अलावा उम्मीदवार के लिए लाजमी होगा कि वो अपने इनकम टैक्स के गुज़श्ता 3 साल के गोशवारे भी जमा कराएँ। जमाती हैसियत के अंदर भी उम्मीदवार अपने कागजात जमा करा रहे हैं और आज़ाद हैसियत में भी जमा करा रहे हैं। रावलपिंडी के अंदर कमिश्नर ऑफिस के अंदर और इस्लामाबाद के अंदर भी जो है वो कमिश्नर ऑफिस के अंदर उम्मीदवार अपने कागजात नामजदगी रिटर्निंग अफसर के पास जमा करवा रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया फ़हद, आप इस्लामाबाद की सूरत हाल से अपडेट कर रहे थे। रुख करते हैं कराची का, जहां कराची समेत सिंध भर में आम इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों से कागजात नामजदगी वसूल करने का अमल आज दूसरे रोज़ भी जारी है। कागजात नामजदगी सुबह 8:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक डिप्टी कमिश्नर ऑफिस जमा कराए जा सकेंगे, जबकि इलेक्शन कमीशन ऑफिस में ख़वातीन कौमी सूबाई असम्बली की मखसूस नशिस्तों के कागजात नामजदगी जमा हो रहे हैं। कौमी असम्बली के कागजात नामजदगी के साथ 30,000 रुपये, जबकि सूबाई असम्बली के कागजात नामजदगी के साथ 20,000 रुपये नाकाबिल वापसी फ़ीस जमा कराई जाएगी। कागजात नामजदगी के साथ तजवीज़ और तायद कुनिंदा के शनाख्ती कार्ड की मुसद्दिका नकल, उम्मीदवारों को गुज़श्ता 3 साल का इनकम टैक्स रिटर्न, कागजात और पासपोर्ट की मुकम्मल कॉपी की नकूल भी मुंसलिक करना होंगी। रुख करते हैं बलूचिस्तान का, जहां 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात 2024 के लिए कौमी और सूबाई असम्बली के लिए उम्मीदवार कागजात नामजदगी वसूल और जमा करा रहे हैं, जिसके लिए कोटा समेत सूबे के तमाम 36 अजला में इलेक्शन कमीशन की जानिब से अहसन इंतजाम किए गए हैं। इस वक्त कोयटा से हमारे नुमाइंदे मी सलाम जोगिज़ई रीजनल इलेक्शन कमिश्नर नईम अहमद के साथ मौजूद हैं। मज़ीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। जी आगाह कीजिएगा। जी, मुल्क भर की तरह सूबा बलूचिस्तान में भी इंतखाबी सरगर्मियां अरूज पर पहुंच चुकी है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है रीजनल इलेक्शन कमिश्नर नईम अहमद साहब। जी नईम साहब, बताएं ओवरऑल क्या सिचुएशन है? ओवरऑल पूरे सूबे में 67 हमारे रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं और 36 जो है वो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर है। उन सबकी ट्रेनिंग के बाद उन्होंने काम शुरू कर दिया है। नॉमिनेशन पेपर उनसे लोग रिसीव भी कर रहे हैं और फिर वापस सबमिट भी कर रहे हैं।
अब तक 46 नॉमिनेशन पेपर कल की डेट तक सबमिट हुए हैं पूरे बलूचिस्तान में। आज शाम को फिगर आ जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया अमीर सलाम जोगिज़ई, आप हमें अपडेट कर रहे थे। और अभी आपको आगाह करें कि आम इंतखाबात 2024 के कौमी और सूबाई असम्बलियों के लिए इंतखाबी अमल का सिलसिला जारी है। तर्जुमान के मुताबिक ख़वातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों के लिए अब तक खैबर पख्तूनख्वा से 95 कागज़ात नामज़दगी फॉर्म्स वसूल किए गए हैं। अक़लियती नशिस्त के लिए एक उम्मीदवार ने कागजात जमा कराए हैं। पेशावर में उम्मीदवार आरूज़ के दफातर से कागजात वसूल और जमा कराए जा सकते हैं। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा के कबायली अजलाम में भी 8 फरवरी 2024 को होने वाले कौमी और सूबाई असम्बली के इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों में जोश व खरोश पाया जाता है। कबायली ज़िला जनूबी वज़ीरिस्तान अपर एंड लोअर के कौमी असम्बली के एक और सूबाई असम्बली की 2 नशिस्तों पर इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी वसूल किए हैं। हल्का NA42 के डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर ने कहा है कि अब तक NA42 के लिए 15 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी वसूल किए हैं, जबकि सूबाई नशिस्त PK 109 और 110 से भी उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी हासिल किए हैं। उधर इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के लिए सियासी जमातों और उम्मीदवारों के लिए 80 निकात पर मुश्तमिल ज़ाब्ता इखलाक जारी कर दिया है। इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए सरकारी खर्च पर इंतखाबी मुहिम चलाने की इजाज़त नहीं होगी। तरक्याती स्कीमों पर पाबंदी होगी। मुल्की सलामती और खुद मुख्तारी के खिलाफ कोई बात नहीं की जाएगी। अदलिया की आज़ादी और खुद मुख्तारी का एहतराम किया जाएगा। सियासी जमातें, उम्मीदवार और एजेंट अखलाकियात और अमन आमा बरकरार रखेंगे। किसी भी शख्स को इलेक्शन से दस्तबरदार कराने के लिए तहाइफ, रिश्वत देने या तरगीब देने से गुरेज करना होगा। सियासी जमातें जनरल नशिस्तों पर 5% टिकट खवातीन को देने की पाबंद होंगी। पोलिंग के दिन कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ ताउन किया जाएगा। हर पोलिंग बूथ पर एक पोलिंग एजेंट मुकर्रर किया जा सकेगा। खबरनामे में शामिल करते हैं कुछ मज़ीद खबरें। मुस्लिम लीग नून के 15वें पार्लिमानी बोर्ड का इजलास मॉडल टाउन मरकजी सेक्रेटेरिएट में जारी है। इजलास की सदारत नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइज़र मरीम नवाज़ और दीगर सीनियर रहनुमा पार्लिमानी बोर्ड के इजलास में शरीक हैं। मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड के इजलास में कौमी असम्बली की अक़लियती बरादरी की मखसूस नशिस्त के लिए उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ किए जा रहे हैं। मजमूई तौर पर 4 सूबों की असम्बली की ख़वातीन के लिए मखसूस नशिस्त के उम्मीदवारों की तादाद 111 से ज़ायद है। कौमी असम्बली में अक़लियती बरादरी के लिए 10 मखसूस सीटें हैं। बलूचिस्तान असम्बली में भी अक़लियती बरादरी के लिए 3 सीटें हैं, जबकि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अक़लियतों के लिए 4 नशिस्तें हैं। पंजाब में अक़लियतों की नुमाइंदगी के लिए 8 सीटें मखसूस हैं। सिंध असम्बली में अक़लियतों के लिए 9 सीटें हैं। मजमूई तौर पर 4 सूबों में अक़लियती बरादरी के लिए 24 मखसूस नशिस्तें मौजूद हैं। उधर इलेक्शन कमीशन ने ANP इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतालिक फैसला महफूज कर लिया है। अवामी नेशनल पार्टी के इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन ने समाअत की। दौरान समाअत इलेक्शन कमीशन हुकाम ने बताया कि अवामी नेशनल पार्टी ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात के लिए इल्तिवा मांगा है। ANP रहनुमा मियां इफ्तिखार हुसैन और उनके वकील कमीशन के सामने पेश हुए इल्तिवा की इस्तदा की, जिस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि मुझे लगता है कि अगले इंतखाबात में आप अपने इंतखाबी निशान के साथ इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि ये ना समझें कि हमने आपको मोहलत दे दी। केस का फैसला महफूज कर लिया गया। गजा की सूरत हाल से आपको आगाह करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। लाहौर एंटरटेनमेंट सिटी, और वो भी घूम घुमा कर नहीं, मेन GT रोड पर बस 3, 5, 10 मरला और 1 कनाल का प्लॉट लिया और हो गई एंटरटेनमेंट शुरू। तो अपना फोन निकालें और डायल करें 1113333987। लाहौर एंटरटेनमेंट सिटी, हैप्पीनेस लिव्स हियर। गजा की सूरत हाल पर अपडेट्स लिए मैं हूं आपके साथ नाजिया खान। नाज़रीन, गजा में इस्राएली फ़ौज की बर्बरियत जारी है। बेगुनाह फ़लस्तीनियों की शहादतों में हर गुजरते लम्हे के साथ इजाफा होता जा रहा है। फ़लस्तीनी हुकाम ने तस्दीक की है कि 7 अक्टूबर से जारी इसराइली दहशतगर्दी में शहदा की मजमूई तादाद 20,000 से तजावुज़ कर चुकी है। शहदा में 8,000 बच्चे और 6,200 ख़वातीन शामिल हैं। इसराइली बमबारी में तिब्बी अमले के 310, सिविल डिफेंस के 35 अरकान और 97 सहाफ़ी भी लुकमाए अजल बन चुके हैं।
غزہ میں زخمیوں کی تعداد 52,500 سے زائد ہو چکی ہے، جبکہ 6,700 افراد لاپتہ ہیں۔ فلسطینی نیوز ایجنسی کے مطابق شمالی، وسطی اور جنوبی غزہ میں رہائشی عمارتیں، پناہ گزین کیمپس اور ہسپتالوں میں مسلسل حملوں کی زد میں ہیں۔ غزہ شہر میں اسرائیلی فوج نے بربریت کی انتہا کرتے ہوئے 11 نہتے فلسطینیوں کو اہل خانہ کے سامنے فائرنگ کر کے شہید کر دیا۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے دفتر نے نہتے فلسطینیوں کو قتل کرنے کے واقعے کو تشویشناک قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ اقدام سنگین جنگی جرائم کے زمرے میں آتا ہے۔ اسرائیلی فوج نے ایک بار پھر خان یونس کے متعدد علاقوں میں شہریوں کو نکل جانے کی وارننگ دی ہے۔ اسرائیلی فوج نے غزہ میں جاری جھڑپوں کے دوران مزید 3 فوجیوں کی ہلاکت اور 8 کے زخمی ہونے کی بھی تصدیق کی ہے۔ کعبے صہیونی فوج نے مقبوضہ مغربی کنارے کے جنین، کلکلیہ، الاربری اور اریحا سمیت دیگر علاقوں میں کارروائیاں کر کے متعدد فلسطینیوں کو حراست میں لے لیا۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں صہیونی مظالم کے خلاف مظاہروں کا سلسلہ برقرار ہے۔ اقوام متحدہ کے ادارہ برائے اطفال نے ایک بار پھر خبردار کیا ہے کہ غزہ میں پینے کے صاف پانی کی شدید قلت ہے۔ ضرورت کے مطابق صاف پانی تک رسائی زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ پانی کی شدید قلت کے باعث بیماریاں پھیلنے سے بڑی تعداد میں بچوں کی اموات کا خدشہ ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق لاکھوں بے گھر لوگوں کو پانی کے علاوہ خوراک، پناہ، ادویات اور تحفظ کی بھی اشد ضرورت ہے۔ فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کے امدادی ادارے انروا کے کمشنر جنرل فلپ لازینی نے کہا ہے کہ غزہ میں بھوک کے ڈیرے ہیں، لوگ مایوس اور خوفزدہ ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتیرس نے بھی صورتحال کو تشویشناک قرار دیا ہے۔ انہوں نے غزہ میں صورتحال کو بہتر بنانے اور بڑے پیمانے پر امدادی کارروائیوں کی اجازت دینے پر زور دیا ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں غزہ میں جنگ بندی سے متعلق قرارداد پر رائے شماری بدھ کو تیسری مرتبہ مؤخر ہو گئی ہے۔ سلامتی کونسل میں قرارداد پر ووٹنگ آج ہوگی۔ عرب میڈیا کے مطابق غزہ میں جنگ بندی کے لیے متحدہ عرب امارات کی قرارداد پر سلامتی کونسل میں بحث آج بھی جاری رہے گی۔ ناظرین، اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے کہا ہے کہ دہشت گرد تنظیم TTP کو پاکستان کے خلاف سرحد پار حملوں کی آزادی حاصل ہے۔ پاکستان کو کالعدم تحریک طالبان پاکستان اور اس سے جڑی تنظیموں سے سنگین نوعیت کے خطرات درپیش ہیں۔ یہ تنظیمیں پاکستان میں منظم دہشت گردی میں ملوث ہیں۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے خطاب میں انہوں نے مطالبہ کیا کہ اقوام متحدہ اس بات کی تحقیقات کرے کہ انتہائی جدید فوجی اسلحہ ان دہشت گردوں کے ہاتھ کیسے لگا جو غیر ملکی افواج کے انخلاء کے بعد افغانستان میں رہ گیا تھا۔ منیر اکرم نے واضح کیا کہ ہمارے پاس واضح ثبوت ہیں کہ TTP کو ہمارے دشمن ملک کی حمایت بھی حاصل ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان میں کئی دہشت گرد گروہ موجود ہیں جن کو افغان عبوری حکومت کی جانب سے تحفظ حاصل ہے۔ امریکی سرزمین پر سکھوں کے قتل کے الزام پر مودی سرکار نے گھٹنے ٹیک دیے ہیں اور اس حوالے سے ان کا اعترافی بیان بھی سامنے آ گیا ہے۔ امریکہ میں سکھ رہنما کے قتل کی سازش میں بھارت کے ملوث ہونے کے حوالے سے امریکہ اور بھارت کے تعلقات پیچیدہ ہو چکے ہیں۔ مودی سرکار امریکہ سے بگڑتے تعلقات کو دیکھتے ہوئے اب یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ اگر ہمارے کسی شہری نے اچھا یا برا کیا ہے تو ہم اس کا جائزہ لینے کے لیے تیار ہیں۔ یہ بات انڈیا کے وزیر اعظم نریندر مودی نے فائنینشل ٹائمز کو ایک انٹرویو میں کہی ہے۔ اس مقدمے سے واقف لوگوں کے مطابق قتل کی کوشش کا ہدف ایک امریکی اور کینیڈین شہری تھا جو علیحدگی پسند گروپ سکھ فار جسٹس کے جنرل وکیل ہیں۔ بھارت نے 2020 سے پنو کو دہشت گرد قرار دیا تھا جس سے وہ انکار کرتے ہیں۔ بھارت نے بارہا مغربی ممالک پر یہ بھی الزام لگایا کہ وہ سکھ علیحدگی پسندوں کے بارے میں اپنے سیکیورٹی خدشات کو سنجیدگی سے نہیں لے رہے ہیں۔ مودی سرکار اور امریکہ کے درمیان سکھوں کی سیکیورٹی کے حوالے سے تناؤ کی وجہ سے صدر جو بائیڈن بھارت کا دورہ بھی منسوخ کر چکے ہیں۔ کیا مودی کا حالیہ اعترافی بیان اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ بھارت بین الاقوامی سطح پر دہشت گردی کا فروغ ہے؟ کینیڈا میں سکھ رہنما کا قتل، امریکہ میں قتل کی سازش اور دیگر ممالک بھی اس قسم کی کارروائی میں بھارت ملوث ہو سکتا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ کہتی ہیں پاکستان کو فلسطین میں جاری اسرائیلی جارحیت پر شدید تشویش ہے۔ پاکستان 23 دسمبر کو فلسطین سے متعلق تہران میں ہونے والی مشاورتی کانفرنس میں شرکت کرے گا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے وزارت خارجہ میں ہفتہ وار میڈیا بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ مسئلہ فلسطین کا واحد حل ایک آزاد، قابل عمل، خود مختار فلسطینی ریاست کا قیام ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر کے حوالے سے بات کرتے ہوئے ترجمان کا کہنا تھا کہ گزشتہ ہفتے نگراں وزیر خارجہ نے بین الاقوامی تنظیموں کے سربراہان کو مقبوضہ جموں کشمیر کی صورتحال سے متعلق خطوط لکھے۔
हुदूद में भारतीय गैर कानूनी और यकतरफा इक़दाम से आगाह किया। पाकिस्तान कश्मीरी बहन भाइयों के हक़ खुद इरादियत के हुसूल तक उनकी सिफारती, सियासी और अखलाकी हिमायत जारी रखेगा। तर्जुमान का मजीद कहना था कि नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन ने 166 हिंदू यात्रियों को वीज़े जारी किए। वीज़ों का इजरा पाकिस्तान के मजहबी इबादत गाहों के दौरों में सहूलत फराहम करने और बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी को फ़रोग़ देने की कोशिशों के आज़म का इजहार है। तर्जुमान का कहना था कि भारतीय दहशतगर्दी पर शदीद तशवीश है। भारत जनूबी एशिया के अलावा पूरी दुनिया में दहशतगर्दी फैला रहा है। कुछ बात करते हैं रिपेट्रिएशन के हवाले से। पाकिस्तान से गैर कानूनी अफगान बाशिंदों का इनखला जारी है। 20 दिसंबर को 1769 अफगान पनाह गुज़ीन अपने मुल्क लौट गए। अफगानिस्तान रवानगी के लिए 55 गाड़ियों में 82 ख़ानदानों की अपने वतन वापसी अमल में लाई गई है। वापस जाने वाले अफगान शहरियों में 478 मर्द, 286 ख़वातीन और 1000 बच्चे शामिल थे। पाकिस्तान छोड़कर जाने वाले गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की कुल तादाद 4,41,000 से ज़ायद हो गई है। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने पंजाब में 2600 किलोमीटर रोड्स की तामीर और मरम्मत की मंजूरी दे दी है। मुख्तलिफ अजलां में 105 सड़कों की बेहतरीन मयार की तामीर और मरम्मत और तोसी भी होगी। लाहौर में रोड्स बहाली प्रोजेक्ट के हवाले से खुसूसी इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने कहा कि सड़कों की तामीर और बहाली और तोसी के प्रोजेक्ट की तकमील आवाम की नागुज़ीर ज़रूरत है। रोड्स की तामीर और मरम्मत और बहाली से न सिर्फ आमद और रफ्त में आसानी होगी बल्कि ट्रैफिक में भी रवानी होगी। इजलास में ब्रीफिंग देते हुए बताया गया कि रोड्स के तामीराती मयार को यकीनी बनाने के लिए हर ज़िला और डिवीज़न में खुसूसी कमेटी मॉनिटरिंग कर रही है। पंजाब के मुख्तलिफ अजलां में अहम रोड्स की तामीर के 9 प्रोजेक्ट मुकम्मल हो चुके हैं, जबकि 33 शाहराहें तेज़ी से ज़ेरे तकमील हैं। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान से पाकिस्तान साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के नमुंतखब अरकान के वफ़द ने सदर PPA राफिया रफ़ीक की क़यादत में लाहौर में मुलाकात की। इस मौके पर गवर्नर पंजाब ने कहा कि नफ्सियाती सेहत इंतहाई अहम है। मुस्बत सोच अपनाने से बहुत से नफ्सियाती मसाइल हल हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि मुआशरे में मादियत परस्ती की वजह से नफ्सियाती मसाइल में इजाफा हो रहा है। लोगों में नफ्सियाती सेहत से मुतालिक आगाही के लिए सेमिनार्स, वर्कशॉप का इनेकाद करें। गवर्नर ने कहा कि हमारे मजहब में हुस्न मुआशरत का दर्स है। हुस्न मुआशरत पर मबनी मुआशरे के क़याम से नफ्सियाती मसाइल कम होते हैं। साइकोलॉजी में भी नए ग्रेजुएट्स की रहनुमाई करनी चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि सैलाब के बाद सैलाब मुतासिरीन को ट्रॉमा से निकालने के लिए मेडिकल यूनिवर्सिटियों के हेल्थ टीम्स ने काम किया। वफ़द की सरबराह ने कहा कि पाकिस्तान साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ऑनलाइन ट्रेनिंग्स और रज़ाकाराना ट्रेनिंग्स का इनेकाद कर रही है। कोयटा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी केस्को की बलूचिस्तान में बिजली नादहिंदगान और चोरों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। सूबे के तमाम ऑपरेशन सर्कल्स में 329 घरेलू और कमर्शियल नादहिंदगान के बरकी कनेक्शंस बिलों की अदम अदायगी पर मुनक़ता कर दिए गए, जबकि बिजली चोरों के खिलाफ मुख्तलिफ पुलिस थानों में अब तक 493 FIRs भी रजिस्टर्ड हो चुकी हैं। खुसूसी मुहिम के दौरान अब तक बिजली डिटेक्शन और जुर्माने की मद में 32 करोड़ 23,04,000 रुपये से ज़्यादा रकम वसूल की जा चुकी है। नादहिंदगान के खिलाफ जारी मुहिम में अब तक मजमूई तौर पर 1,30,416 नादहिंदा सारिफीन से तकरीबन 2 अरब 25 करोड़ 18,50,000 रुपये बकाया जात वसूल किए जा चुके हैं। हुकूमत पंजाब का तजावुज़ात माफिया के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी है और निगरान वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर जारी इंसदाद तजावुज़ात ऑपरेशन में बड़ी तादाद में गिरफ्तारियाँ, जुर्माने और तजावुज़ात कब्जे में ले ली गईं। ज़िले इंतज़ामिया, बल्दिया उज़्मा, पुलिस, LDA और दीगर इदारों की टीमें ऑपरेशन में हिस्सा ले रही हैं। DC लाहौर राफिया हैदर ने कहा है कि रावी जोन में सर्कुलर रोड पर भाटी गेट से दिल्ली दरवाजे तक इंसदाद तजावुज़ात ऑपरेशन किया जाएगा। इकबाल जोन में मुल्तान चुंगी से ठोकर तक ऑपरेशन शुरू होगा। उन्होंने कहा कि नशर जोन में शंघाई पुल से पुल बंदियानो वाला तक इलाके में ऑपरेशन शामिल है। शालीमार जोन में अल्लामा इकबाल रोड पर धर्मपुरा तक रेलवे स्टेशन तक इलाके शामिल हैं, जबकि समनाबाद जोन में LOS नाले के अतराफ में ऑपरेशन किया जाएगा। किसी भी मज़ाहमत की सूरत में सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि अज़ खुद तजावुज़ात का खात्मा और अपने कीमती सामान को नुकसान से बचाएं। शहदाए पाकिस्तान को सलाम। वतन पर जान कुर्बान करने वाले बहादुर जवानों में ज़िला चारसदा के लांस नाइक रफ़ी खान भी शामिल हैं। रफ़ी खान 6 नवंबर को ज़िला खैबर किला के तीरा में दहशतगर्दों के खिलाफ जवां मर्दी से लड़ते हुए शहीद हुए। शहीद के वालिद ने कहा कि मेरे 2 और बेटे भी पाक फौज का हिस्सा हैं जो मुल्क की दिफा के लिए शहीद होने को तैयार हैं।
6 नवंबर को मेरे भाई शहीद हो गए तिरा में। मेरा भाई बहुत बहादुर इंसान था, बहुत ज़बरदस्त बंदा था, मेरा बहुत प्यारा भाई था, बहुत प्यारा। दर्द तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्या करे, वो हमारे मुल्क है, हमारा मट्टी है, हमारा ज़मीन है, तो इसके लिए मैं अपनी जान के लिए भी वो कोई परवाह नहीं करता, मैं अपनी शहादत के लिए तैयार हूँ। मेरा भाई अभी छुट्टी पे आया था, कुछ दिन पहले वो आया था इधर, मुझे कॉल किया है मेरे माँ ने बताया था कि वो छुट्टी पे है। इस छुट्टी पे मेरे साथ इतना घूमा है ना, इतना घूमे, मेरे सारे जो जितने भी गम था सारे उसने ख़त्म कर दिए। मैंने बोला बस अभी बहुत घूम है मेरे साथ। बस मंगा چې دی نو لومبه مازیګر کې مونږ ته اطلاع رااله چې دغه شان ستاسو زوی لکه نرتوب او په بهادرۍ باندې دا شهید شوی دی، دوی دا شهیدګي د خدای پاک نصیب کی او دوه زامن زما ان شاء الله نورم پکې شته د خیره، دا مقدس ده چې دا انسان د پاره برازي د دوه پکې نصیبه وا او تاسو به خیر دې بهادرۍ ته تاسو ځان رسوي۔ شہید رفیق خان بھی ہمارے وہ دوست تھا جو بچپن سے یہاں ساتھ یہ علاقے میں کھیلتے تھے، ساتھ میں پڑھتے تھے، اور رفیق بھائی جو تھا یہ تو بچپن سے اس کا شوق تھا کہ ہم نہ وہ ساتھ میں یہ پوسٹ جوائن کریں، اور اس نے کر بھی لیا، اور پھر یہ مطلب وہاں پہ تیرا کے علاقے میں اس نے جب شہادت نوش کیا، اور ہمارے اس تمام علاقے میں مقبر جہاں ہم کھڑے ہیں جس قبرستان میں، یہاں پہ تقریباً 16 کے قریب شہداء جو پولیس کی بھی ہے اور آرمی کی بھی ہے یہاں پہ دفن ہے۔ تو انشاءاللہ ہم پہلے بھی کر رہے تھے اپنے وطن کے لیے، اب بھی کر رہے ہیں، بعد میں بھی کریں گے انشاءاللہ۔ سمندر پار پاکستانیوں کے وفد نے مزار قائد پر حاضری دی اور بابائے قوم کو خراج عقیدت پیش کیا۔ وفد کے شرکا نے کہا کہ قوم کی افواج پاکستان کے ساتھ یکجہتی اور حمایت غیر متزلزل ہے۔ پاکستان کے اندرونی اور بیرونی دشمن پاکستان کو کمزور کرنے کی سازشیں کر رہے ہیں، ہماری پاک فوج کے جوان ان سازشوں کا مقابلہ جواں مردی سے کر رہی ہے۔ وفد کے شرکا نے کہا کہ ہم اپنی پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں، ہمیں اپنے ملک کے مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے پاک فوج کے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے کھڑا ہونا ہے۔ وفد نے ملک کی معیشت کی بہتری کے لیے ہر قسم کی حمایت کا یقین دلایا۔ امریکہ کے شمال مشرقی ریاستوں میں شدید طوفان اور موسلادھار بارشوں کی وجہ سے 4 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ امریکی میڈیا کے مطابق علاقے میں 140 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے تیز جھکڑ چل رہے ہیں، جس کی وجہ سے معمولات زندگی مفلوج ہو کر رہ گئے ہیں۔ حکام کے مطابق پینسلوینیا، جنوبی کیرولینا اور میساچیوسیٹس میں اموات رپورٹ ہوئی ہیں۔ بارش سے متاثرہ علاقوں میں 5 لاکھ افراد کے لیے بجلی کی ترسیل منقطع ہے۔ آسٹریلیا کی شمال مغربی ریاست پیلیگا کے جنگل میں لگنے والی آگ بے قابو ہوتی جا رہی ہے۔ آسٹریلیا کی دیہی فائر سروس کے مطابق علاقے میں آنے والے طوفان کے باعث آگ تیزی سے پھیل رہی ہے۔ آگ نے 1,36,000 ہیکٹر رقبے کو جلا کر راکھ کر دیا ہے۔ RFS نے آگ کو کنٹرول سے باہر قرار دیا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ آگ پر قابو پانے کے لیے شمالی جانب سے بارش کا تجربہ کیا جا رہا ہے، تاہم تیز ہوائیں چلنے اور بجلی گرنے کے واقعات سے مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ نگراں وفاقی وزیر خزانہ ڈاکٹر شمشاد اختر کہتی ہیں کہ ایکسم بینک پاکستان میں ایکسپورٹ صنعت کے فروغ کے لیے ایک نئی شروعات ہے۔ بینک پاکستان میں برآمدات اور سرمایہ کاری کو بڑھانے کے حکومتی ویژن کی حمایت کرے گا۔ اسلام آباد میں ایکسم بینک کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے نگراں وفاقی وزیر خزانہ نے کہا کہ بینک کا قیام سے پاکستان کی معاشی اور بینکاری کے لیے اہم ہے۔ ایکسم بینک پاکستان کے تجارتی مالیاتی ڈھانچے کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ ایکسم بینک ایکسپورٹ کے فروغ اور پاکستان ایکسپورٹرز کے لیے سہولت کاری میں معاون ثابت ہوگا۔ اس سے پاکستانی ایکسپورٹرز کو کریڈٹ انشورنس اور گارنٹی کی خدمات بھی میسر ہوں گی۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ ایکسم بینک ایکسپورٹرز کو تجارت، مالیات اور انشورنس کوریج فراہم کرنے کے ساتھ عدم ادائیگی کے خطرے سے بچانے میں بھی معاون ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ ایکسپورٹ فائنانس اسکیم کا اجرا بھی کیا جا رہا ہے۔ EFS اسکیم کا انتظام ایکسم بینک کے ذریعے کیا جائے گا۔ رخ کرتے ہیں کچھ مزید خبروں کا۔ مالاکنڈ ضلع میں کاغذات نامزدگی حاصل اور جمع کرانے کا سلسلہ جاری ہے۔ پہلے دن قومی اسمبلی کی واحد نشست NA9 کے لیے 33 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی کے لیے فارم وصول کیے ہیں۔ صوبائی اسمبلی کی نشست PK23 کے لیے 28 امیدواروں نے فارم وصول کیے۔ درخواستیں وصول کرنے والوں میں مختلف سیاسی جماعتوں کے امیدواروں سمیت آزاد امیدواروں نے بھی فارم حاصل کیے۔ بلوچستان کے علاقے دکی نانا صاحب زیارت روڈ پر یارو شہر کراس کے قریب باراتیوں کی گاڑی الٹ گئی۔ حادثے کے بعد روڈ سے نیچے گاڑی کھائی میں جا گری۔ گاڑی میں سوار خواتین، بچوں سمیت 5 افراد جاں بحق جبکہ 8 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو DHQ ہسپتال دکی منتقل کر دیا گیا ہے۔ پولیس حکام کے مطابق تمام جاں بحق اور زخمی افراد کا تعلق بارکھان سے ہے۔
قومی عسکری قیادت کی سربراہی میں پاکستان کے معاشی اور قومی مفادات کے تحفظ کے لیے انسداد اسمگلنگ کی جامع مہم جاری ہے۔ کنٹرولڈ کیمیکل کا صنعتی استعمال ملکی پیداوار، ٹیکس آمدنی اور قومی خزانے میں اضافہ کرتا ہے، لیکن صنعت میں استعمال ہونے والے کیمیائی مواد کا غیر قانونی استعمال ایک مستقل خطرہ ہے۔ اے این ایف نے کنٹرولڈ کیمیکل استعمال کرنے والی کمپنیوں کی 2 سے 3 ماہ تک نگرانی کی۔ کمپنیوں کا لائسنس کی آڑ میں کیمیکلز کی درآمد کے غلط استعمال کی نشاندہی ہوئی۔ اے این ایف نے کیمیکلز کی چوری میں ملوث کمپنیوں کے خلاف 8 کارروائیاں کی۔ ترجمان اے این ایف کے مطابق کارروائیوں میں 394 ٹن کنٹرولڈ کیمیکل قبضے میں لے لیا گیا۔ کمپنیوں کی جانب سے NOC کوٹے کا غلط استعمال قومی وسائل کے ضیاع کا سبب ہے۔ سب سے تشویشناک امر بین الاقوامی سطح پر ملکی وقار کا ممکنہ نقصان ہے۔ انسداد اسمگلنگ کی جاری مہم ملک کے معاشی مفادات کے تحفظ میں اہم قدم کی عکاسی ہے۔ جرائم پیشہ عناصر کے مقابلے کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز کی طرف سے کوششوں کی ضرورت ہے۔ پاکستان رینجر سندھ اور واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کارپوریشن نے غیر قانونی پانی چوری کے خلاف کراچی کے علاقے ناظم آباد اور رنگین نالے میں مشترکہ گرینڈ آپریشن کے دوران 8 انچ کے 6 غیر قانونی کنیکشنز ختم کر دیے۔ آپریشن کے دوران 3 ملزمان کو گرفتار کر کے پولیس کے حوالے کر دیا گیا، جبکہ پانی چوری میں استعمال ہونے والی ہیوی ڈیوٹی موٹریں، پمپ سٹیشن اور تاریں بھی برآمد کی گئیں۔ آپریشن کے بعد یومیہ 48 لاکھ گیلن پانی کی فراہمی بحال کر دی گئی ہے اور غیر قانونی کے الیکٹرک سب سٹیشن بھی قبضے میں لے لیا گیا۔ دوسری جانب انسداد دہشت گردی فورسز کا کراچی کے مختلف علاقوں میں کامبنگ اینڈ سرچ آپریشن جاری ہے۔ آپریشن کے دوران مختلف علاقوں سے 6 مشتبہ افراد گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ ترجمان CTD کے مطابق جرائم پیشہ افراد سے 3 عدد غیر قانونی اسلحہ بھی برآمد کیا گیا ہے، جبکہ مزید تفتیش جاری ہے۔ اور بلقیس خانم کا نام کلاسیکل گلوکاری میں کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ کئی دہائیوں سے کلاسیکل موسیقی کے افق پر راج کرنے والی بلقیس خانم گزشتہ برس داغ مفارقت دے گئیں۔ مزید تفصیل بتا رہی ہیں لاہور سے شمائلہ شبیر۔ بلقیس خانم نصف صدی سے زیادہ اپنی سحر انگیز آواز کا ایک ایسا انمول خزانہ جس کا نیم البدل مشکل ہے۔ غزل گائکی میں وہ ایک ایسا نام ہے کہ جتنا بھی موسیقی کے دل دادا ان کی آواز کا دم بھریں کم ہے۔ بلقیس خانم کی دلکش اور منفرد آواز نے انہیں صف اول کی گلوکاراؤں میں لا کھڑا کیا۔ بلقیس خانم نے موسیقی کی ابتدائی تعلیم اپنے نانا عنایت علی خان سے حاصل کی۔ انہوں نے 1964 میں ریڈیو پاکستان لاہور سے گائیکی کا آغاز کیا اور بعد میں ریڈیو پاکستان کے مشہور موسیقاروں کی بنائی ہوئی دھنوں پر اپنی آواز کا جادو جگایا۔ کچھ دن تو بس میری آنکھوں میں پھر خواب اگر ہو جاتا کیا۔ بلقیس خانم نے اردو اور پنجابی کے ساتھ ساتھ سندھی زبان میں بھی بہت سے گیت گائے۔ ان کے گائے ہوئے گیت بہت سی فلموں کی زینت بھی بنے۔ بلقیس خانم برصغیر کے مشہور ستار نواز استاد رئیس خان کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئی۔ کلاسیکل گائیکی کا یہ آفتاب 21 دسمبر 2022 کو طویل علالت کے باعث ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا، تاہم اس کی کرنیں آج بھی اپنے مداحوں کے دلوں میں جگمگا رہی ہیں۔ شمائلہ شبیر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ حفیظ جالندری۔ ناظرین، حفیظ جالندری کو ہم سے بچھڑے 41 برس بیت گئے ہیں۔ ان کی ادبی خدمات کے حوالے سے آپ کو دکھاتے ہیں وردہ سلیم کی یہ خصوصی رپورٹ۔ شاعری میں رومانوی انداز، جذبہ حب الوطنی اور مذہب سے عقیدت کا اظہار حفیظ جلندری کے کلام کی نمایاں خصوصیات ہیں۔ وہ 14 جنوری 1900 کو جلندر میں پیدا ہوئے اور کم عمری میں ہی شاعری شروع کر دی۔ حفیظ سے ابو الاثر حفیظ جلندری تک ان کا سفر سخت محنت، شاعری سے لگن اور جدوجہد سے عبارت ہے۔ گیت نگاری کی تو ان کے نغموں کی چرچے زبان زد عام ہوئے۔ حفیظ جلندری نے بچوں کے لیے بھی شاعری کی اور بچوں کی نفسیات کو مد نظر رکھتے ہوئے متعدد نظمیں لکھیں۔ 1950 کی دہائی میں حفیظ جلندری نے پاکستان کے لیے قومی ترانہ تخلیق کر کے وہ اعزاز حاصل کیا جو کسی اور شاعر کو نہیں ملا۔ قومی ترانے کے لیے ملک بھر سے 723 ترانوں میں سے ان کے ترانے کا انتخاب ایک ایسا کارنامہ تھا جس نے انہیں مقبولیت اور شہرت کی نئی بلندیوں تک پہنچا دیا۔ حفیظ جلندری نے شاہنامہ اسلام کے نام سے نعتوں کے شعری مجموعے بھی تخلیق کیے جو ان کی دین اسلام سے محبت کا اظہار ہیں۔ 21 دسمبر 1982 کو ادب کے افق پر چمکنے والا یہ آفتاب غروب ہو گیا۔ حفیظ جلندری کی ادبی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ وردہ سلیم، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔
ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी रहीम यार खान में शोबा इंजीनियरिंग से मुंसलिक मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स की नुमाइश का इनेकाद किया गया। तलबा तालिबात ने 100 से ज़ायद प्रोजेक्ट्स के मॉडल्स को नुमाइश के लिए पेश किया। तफसील बता रहे हैं इशफाक अहमद। ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी में होने वाली प्रोजेक्ट्स की नुमाइश में तलबा और तालिबात ने सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स वोटिंग मशीन, आवाज़ और एप्लीकेशन की मदद से चलने वाली व्हील चेयर, जदीद अंदाज में तैयार किया गया फायर फाइटर, फिल्ट्रेशन प्लांट, सोलर की मदद से चलने वाले आलात, तिब्बी आलात समेत मुतअद्दिद प्रोजेक्ट्स पेश किए, जिनमें लोगों की कसीर तादाद ने गहरी दिलचस्पी ली और तलबा की सलाहियतों को सराहा। एक जो न्यूली डेवलपर होता है ना, उसके लिए मुश्किल होता है अपना पोर्टफोलियो बनाना, वो टाइम कंज्यूमिंग होता है। एक तो उसके पास यूएक्स यूआई डिज़ाइन नहीं होता। हमने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना दिया है कि उस पे आके ना मतलब यूजर अपना डाटा पुट करता जाएगा। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहीं और जाकर वोट कास्ट नहीं कर सकते, ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि वो ऑनलाइन जो है अपना वोट कास्ट कर सकेंगे। जो पैरालाइज है, अपने आप मूवमेंट नहीं कर सकता, वो इस पिक्चर के अकॉर्डिंग वो खुद मूव कर सकता है। स्मार्ट हेलमेट फॉर एक्सीडेंट होता है, मतलब अगर पैन का एक्सीडेंट होगा तो ये एक इमरजेंसी के नंबर पे जो है वो एक एसएमएस अलर्ट जो है वो सेंड कर देगा और साथ उसकी लोकेशन भी कि इस लोकेशन पे जो है वो एक्सीडेंट हुआ है, ताकि फर्स्ट एड जो है वो उसे इजीली मिल सके। वाइस चांसलर का कहना था कि तलबा हमारा मुस्तकबिल है, इन्हें असर हाजिर के मुताबिक तैयार करना हमारी जिम्मेदारी है। स्टूडेंट्स को ग्रूम करने के लिए उनको नेशनली भी और इंटरनेशनली भी इक्विप कर रही है, ताकि जब वो यूनिवर्सिटी के से फारुग तहसील होकर जाएं तो वो नौकरियों के लिए ना फिरते हों, बल्कि वो अपने बिजनेस जो है वो खुद इस्टेब्लिश कर सकें। ऐसी तकरीबात का मकसद तख्लीकी सलाहियतों की हौसला अफजाई करना और हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत तैयार करना है, ताकि नौजवान मुल्क की तरक्की में अपना भरपूर किरदार अदा कर सके। इशफाक अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, रहीम यार खान। नाज़रीन, अजीम मुस्लिम फातेह सलाहुद्दीन अय्यूबी की शुजाअत और बहादुरी तारीख में अमर है। इस सिलसिले में पाक तुर्क मुश्तरका प्रोडक्शन टीम ने फिल्म की अक्सबंदी की है। मोहम्मद जुबैरुद्दीन रिपोर्ट कर रहे हैं। Sen benim oğluma kıydın. Seni de ben öldüreceğim. Sıra Victoria'da. Prenses Victoria'yı teslim edin. O artık benim esirim. Lekin hazreti bahtım arana. Selahuddin Hoka. मुसलमानों की तारीख में 1100 की सदी में मुस्लिम हुक्मरान सलाहुद्दीन अय्यूबी को अपनी शुजाअत, ज़ीरक और दर्द दिल रखने वाला हुक्मरान की हैसियत से पहचाना जाता है, जिन्होंने अपनी बेपनाह हरबी सलाहियतों के बायस सलेबी दुश्मनों को शिकस्त फाश देने के साथ साथ बैतुल मक़दस और क़िबला अव्वल को एक दफ़ा फिर खाने खुदा बनाया, जहाँ मुसलमान एक दफ़ा फिर आज़ादी से इबादत करने लगे। ना सिर्फ मुसलमान बल्कि बाकी मज़हब के भी लोग सलाहुद्दीन अय्यूबी की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। यूके में जो पहली दफ़ा जो तोप बनी उसका नाम सैलेडिन अभी भी है, जो अभी भी इस्तेमाल में उनके। नॉर्वे में हर साल सैलेडिन डे मनाया जाता है, जो हमारे लिए एक ये बात है कि दुश्मन की भी वो इतनी रिस्पेक्ट करते थे कि सलाहुद्दीन ऐसा दुश्मन था कि वो हर बंदा चाहे कि आए। मुस्लिम उम्मा बिलखुसूस नौजवानों को तारीखी किरदार से रूशनास कराने के लिए अंसारी शाह प्रोडक्शन की जानिब से पाकिस्तान और तुर्किया के मुश्तरका प्रोडक्शन से सीरीज तैयार की गई है, जो जनवरी से रिलीज कर दी जाएगी, जिसकी उर्दू में डबिंग भी मुकम्मल कर ली गई है। कराची में प्रीमियर की लॉन्चिंग के मौके पर बड़ी तादाद में अवाम ने शिरकत की और इसे जल्द से जल्द टीवी पर नशर होने की ख्वाहिश का इजहार किया। मोहम्मद जुबैरुद्दीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। और इस्लामाबाद में नौजवानों को इंतखाबी अमल की जानिब राग़िब करने के लिए तकरीब मुनक्किद हुई है। अहवाल बता रहे हैं चौधरी मजहर अपनी इस रिपोर्ट में। तहरीक पाकिस्तान में पाक सरजमीन का हसूल हो या तामीर पाकिस्तान का जज्बा, नौजवानों ने हमेशा भरपूर किरदार अदा किया है। तकरीब के शुरका का कहना था कि तालीम याफ्ता नौजवान कल का अच्छा सियासतदान बन सकता है। नौजवान जो है मुस्तकबिल के लीडर्स हैं, जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ तबकात हैं, नौजवान हैं, तलबा हैं, ख़वातीन हैं, नॉन मुस्लिम माइनॉरिटीज़ हैं। जब हम लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं कि तमाम सियासी जमातों को हो, वहाँ ये भी ज़रूरी है कि लेवल प्लेइंग फील्ड इन तमाम तबकात को भी हो। नौजवान वोटर रजिस्टर तो होते हैं, लेकिन वोट डालने के लिए नहीं जाते। वो मुल्क के मामलात में पार्लियामेंट के साथ इंटरेक्ट करें, जो कमेटियाँ उनके साथ इंटरेक्ट करें, उनके साथ जो मसाइल हैं वो डिस्कस करें। यंगस्टर्स जो हैं उनके अंदर एनर्जी डिफरेंट तरह की होती है, उनको जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मौके मिलने चाहिए ताकि हमें फ्रेश आइडियाज़ मिलें और हमारा पाकिस्तान और तेज़ी से ग्रो करे।
जमातों ने अपनी पार्टियों में यूथ विंग्स को बहाल किया है ताकि इंतखाबात में नौजवान वोटरों की तवज्जो हासिल की जा सके। यूथ की कितनी लो पार्टिसिपेशन है इंतखाबी अमल में और सियासी अमल में। मैं तो वोट डाल के पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में शामिल होंगी। यूथ के मसाइल यूथ ही ज़्यादा बेहतर तरीके से समझता है और उसको काम कर सकता है उसके लिए कि उनको बेहतर बनाया जा सके। तकरीब में इलेक्शन कमीशन के हुकाम और इंतखाबी तंजीमों के नुमाइंदों ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि कौमों की बेदारी और उनके इनकलाब का सेहरा नौजवानों के सर जाता है। जिस कौम के नौजवान बाशऊर और जिम्मेदार हों उसको कोई तरक्की से नहीं रोक सकता। चौधरी मजहर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। और अब यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का। क्लिक 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 टैप टैप हो गया सब लाइव ऑल इन वन ऐप। ओवरसीज पाकिस्तानी मैनेज RDA विद आसानी। सब हो जाए फटाफट, सब हो जाए फटाफट। इन्वेस्टमेंट्स करो स्ट्रेस फ्री, पैसे वापस ले जाओ अब कभी भी। सब हो जाए फटाफट, सब हो जाए फटाफट। अब रोशन डिजिटल अकाउंट होल्डर्स अपनी सारी बैंकिंग नीड्स पूरी कर सकते हैं विद MCB लाइव। तो डाउनलोड करो MCB लाइव, फास्ट, फ्यूचरिस्टिक, फटाफट बैंकिंग। MCB बैंक फॉर लाइफ। ये बड़े बड़े फिल्म स्टूडियोज, थिएटर्स, सिनेमास, आर्ट गैलरीज, थीम पार्क्स, अरे रहने का मजा आने वाला है लाहौर में। और सब एक साथ, लाहौर एंटरटेनमेंट सिटी। और वो भी घुमा कर नहीं, मेन GT रोड पर। और सिर्फ लाहौर के लिए नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल लिविंग स्टैंडर्ड। बस 3, 5, 10 मरला और 1 कनाल का प्लॉट लिया और हो गई एंटरटेनमेंट शुरू। इन्वेस्टमेंट, ग्रोथ और एंटरटेनमेंट एक साथ। तो अपना फोन निकालें और डायल करें 1113333987। लाहौर एंटरटेनमेंट सिटी, हैप्पीनेस लिव्स हियर। अस्सलामुअलैकुम। खबर आबे में वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। नाज़रीन, महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि बालाई अजला में मौसम शदीद सर्द और खुश्क रहेगा। तहम रात के औकात में पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों और बालाई सिंध में धुंध और स्मॉग छाए रहने का इम्कान है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि शिमाली इलाकाजात में शदीद सर्द रहा। और अब बात करें आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत की, तो सबसे पहले लेह की बात करेंगे, जहां पे कम से कम दर्जा हरारत -10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। स्कर्दू में -7, गिलगित -6, अस्तोर और कल्लात में -5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ये थी अब तक की मौसम की सूरत हाल।